क्या घूसखोर पंडित जो फिल्म नेटफ्लिक्स पर आने वाली है उस पर हुआ विवाद अनावश्यक है या निर्माता और नेटफ्लिक्स की तरफ से ये एक जानबूझकर पैदा किया विवाद है ताकि फिल्म को सुर्खियों में लाया जा सके? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस करवट पर बैठी है उसमें इस नाम जो कि एक फिल्मी नाम था उसको लेकर इस तरह राजनीति शुरू हो गई है जिसमें मायावती भी कूद पड़ी हैं और वो ब्राह्मण वोट बैंक को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही हैं इस फिल्म के बहाने? और क्या ब्राह्मण वोट बैंक, ब्राह्मण तबका योगी आदित्यनाथ से नाराज ना हो जाए इसके लिए योगी आदित्यनाथ की पहल पर लखनऊ में नेटफ्लिक्स और पूरी टीम पर घूसखोर पंडित के एफआईआर दर्ज हो गई है? क्या ब्राह्मण एक सॉफ्ट टारगेट है फिल्मकारों के लिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब घूसखोर पंडित जैसा नाम फिल्मों में आया है? मैं ये भी बताऊंगा कि किन किन जातियों को लेकर फिल्म के नाम में उन्हें रखा गया। तो द किस्सा में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष पांडे। द किस्सा विद पीयूष पांडे। तो मसला यह है कि घूसखोर पंडित फिल्म के टीजर के रिलीज होते ही विवाद शुरू हो गया। इस फिल्म में मनोज वाजपेयी केंद्रीय भूमिका में है, नीरज पांडे ने इसको प्रोड्यूस किया है और नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म आने वाली थी। लेकिन क्या पहली बार है जब पंडित शब्द किसी फिल्म के नाम में आया है? नहीं, ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन पहले के नाम एक पंडिताइन फिल्म आई थी 1994 में, पंडित जी 1961 में। हालांकि पोंगा पंडित जो कि एक विवादास्पद नाम था, 1975 में ये फिल्म आई, रिलीज हुई। रणधीर कपूर इस फिल्म में थे। मुसलमानों को केंद्र में रखकर कई सारी फिल्में बनी, जैसे एक का नाम था मुसलमान, पठान, सुल्तान, मुगले आजम, ये सब आपने देखा। इस तरह से अगर आप देखेंगे ठाकुर जो क्षत्रिय जाति है और जिसका सरनेम है ठाकुर, उसको लेकर फिल्में बनी, ठाकुर, ठाकुर की तलवार। तो इस तरह की कई सारी फिल्में बनी हैं, लेकिन घूसखोर पंडित नाम निश्चित तौर पर विवादास्पद है, इसमें कोई शक नहीं। भले ही निर्माता नीरज पांडे की तरफ से एक सफाई आई हो कि एक काल्पनिक फिक्शनल फिल्म है जिसमें एक फिक्शनल कॉप ड्रामा है जिसमें किसी के साथ मतलब कोई जातिवादी नहीं है और ये नाम इस तरह से यूज किया जाता है, घूसखोर पंडित कहा जाता है, प्रचलन में है, ऐसा उनका कहना है। हालांकि लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए नीरज पांडे ने जितने भी टीजर और जितने भी प्रचार की सामग्री थी उसको हटा लिया है, उसको डाउन कर लिया है। अब देखना यह है कि ये किस नए नाम के साथ आती है या इसी नाम के साथ नेटफ्लिक्स पर रिलीज होती है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एक बात साफ है कि ओटीटी को, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उनको इस बात का डर नहीं है कि वो किस तरह का कंटेंट, किस तरह की सामग्री सामने ला रहे हैं, क्योंकि ओटीटी पर सेंसर बोर्ड के नियम लागू नहीं होते। सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट लेना ओटीटी फिल्मों के लिए ज़रूरी नहीं है और जो नियम है वो जो थिएटर में फिल्में रिलीज होती हैं उन पर ही लागू होता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि ओटीटी पर कोई फिल्म आए, उस पर विवाद हो जाए, तो अगर उसके खिलाफ कोई शिकायत होती है तो ग्रीवियंस ऑफिसर जो ओटीटी में है वो 15 दिन के भीतर जवाब देता है। हाँ, अगर धार्मिक वैमनस्य फैलाती है जैसा कि इस मामले में होता दिख रहा है तो एफआईआर हो सकती है और एफआईआर हो गई है घूसखोर पंडित पर। लेकिन एक सवाल बहुत सहज कई सारे लोगों के मन में है कि घूसखोर पंडित नाम रखा क्यों गया? क्या इसकी जरूरत वास्तव में यही नाम की थी या कुछ और नाम भी हो सकता था? निश्चित तौर पर इसके कई विकल्प हो सकते हैं, लेकिन एक फिल्मकार कह सकता है कि मुझे ये नाम सबसे ज्यादा जचा और इसलिए मैंने ये नाम रखा। लेकिन ये बात भी सही है कि नीरज पांडे की पिछली कुछ फिल्मों का प्रदर्शन, पिछली कुछ वेब सीरीज उतनी शानदार नहीं रही हैं और एक तर्क ये भी गढ़ा जा रहा है कि नीरज पांडे को उस तरह की फिल्म की आवश्यकता थी, उस तरह की वेब सीरीज की आवश्यकता थी जो लोगों में सुर्खियां बटोर सके, पब्लिसिटी पा सके, और उसका एक उन्हें जरिया दिखाई दिया घूसखोर पंडित, यानी एक ऐसा नाम जिसके जरिए वो सुर्खियां बटोर सकें। क्योंकि ये तो सच है कि अब इस फिल्म के बहाने एक सुर्खियां, देशव्यापी बहस छिड़ गई है और लोगों के मन में जिज्ञासा है कि ये फिल्म क्या है। लेकिन दूसरी तरफ इस फिल्म को लेकर जिस तरह की राजनीति शुरू हुई है, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने एफआईआर दर्ज कराई है और मायावती खुलकर पंडितों के समर्थन में आ गई है, पंडित मतलब ब्राह्मण समुदाय के समर्थन में आ गई है। यानी 1990 के दशक में जो मायावती और कांशीराम तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार
इस तरह के नारे देकर दलित समुदाय को एकजुट कर रहे थे, वो मायावती अब एक फिल्म ही सही उसके बहाने ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही हैं। और इसकी दो वजह बहुत साफ है। एक, मायावती का यानी बसपा का, बीएसपी का वोट बैंक उत्तर प्रदेश में लगातार सिकुड़ चुका है। 10% वोट बैंक भी मायावती का टोटल नहीं है और उनके लिए सत्ता में आना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में उनको ब्राह्मण वर्ग की नाराजगी जो उत्तर प्रदेश में सतह पर लगातार आई है, उसको लेकर वो अपनी राजनीति कर रही हैं। इस फिल्म को लेकर उन्होंने क्यों निशाना साधा, इसको लेकर दो तर्क दिए जा सकते हैं। एक तो ये कि जो हाल में यूजीसी एक्ट को लेकर ब्राह्मण समुदाय मुखर हुआ, मायावती ने ये जताने की कोशिश की कि मैं आपके साथ हूँ। दूसरी बात ये कि मायावती ये संकेत भी दे रही हैं कि जो ब्राह्मण विधायक बीजेपी से नाराज हैं वो 2027 में उनके पाले में आ सकते हैं। तो ये मायावती की वोट बैंक पॉलिटिक्स है। लेकिन एक बात सच है कि फिल्मकार अभिव्यक्ति के नाम पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कई बार वो लकीर पार कर देते हैं जो लोगों के बीच एक चर्चा का विषय तो बनता ही है, उनकी भावनाओं को हाथ करता है। हाल के दिनों में हमने देखा कि यूजीसी एक्ट को लेकर किस तरह से सवर्ण समुदाय सामने आया था और इसी दौर में इस फिल्म का सामने आना ये जताता है कि इस पर राजनीति लाजमी थी और राजनीति अब हो रही है। राजनीति कब तक चलेगी देखना है, क्या इसका नाम बदलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस फिल्म को फायदा होगा नेटफ्लिक्स पर, या जो सवर्ण समुदाय वो इसका बॉयकॉट कर देता है या कुछ ऐसा कदम उठाता है जिससे इस फिल्म को नुकसान होता है। तो ये आने वाले दिनों का सवाल है। लेकिन ये तय है कि ये नाम एक बेवजह क्रिएट किया गया जिसकी वजह से राजनीति को उबाल मारने की जगह मिली। तो ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। द किस्सा आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें।